जुरिस्प्रूडेंस में शुरू किया गया था, लीगल पर्सनालिटी शुरू किया गया था, आपका विधिक व्यक्तित्व। उसमें देखिए फिर एक बार दोहरा दिया जाए अब तक क्या बताया गया है, उसके बाद आगे बढ़ा जाए। अब तक जो आपका बताया गया है कि विधिक व्यक्तित्व का इतिहास हमने बताया था, और इतिहास आपका यूनान से शुरू किया था, जो मास्क या मुखौटा लगाया जाता था। उसके बाद से वर्तमान समय में आपका लीगल पर्सन या विधिक व्यक्ति उसे माना जाता है जिसे वाद की कार्यवाहियों में पक्षकार बनाया जा सके, यानी कि या तो वादी या प्रतिवादी। तो वर्तमान समय में नियम यही है कि जो व्यक्ति वादी हो सकता है या प्रतिवादी सिविल सूट में हो सकता है या क्रिमिनल सूट में, उसी को हम आपका कह सकते हैं कि विधिक व्यक्ति कहेंगे, यानी कि उसी को व्यक्ति कहा जाता है। इसके बाद हमने परिभाषा बताई थी, परिभाषा में भी सतर्क रहना है, रट्टा मारना है। परिभाषा में ज़्यादा समझना नहीं है, जो बताया गया उसमें आपको फिर हम बता दें कुछ रट्टा मार कर जाइएगा। अगर इच्छा वाली परिभाषा दे तो आपका शॉर्टकट में भी दिया है, ईगल मार कर आइएगा। अगर आपका ये दे कि अधिकार और कर्तव्य धारण करने में सक्षम हो जो, तो आप चिपमैन ग्रे मारिएगा। अधिकार या कर्तव्य आ जाए तो सामंड मारिएगा। सामंड का एक और कोटेशन आता है कि व्यक्ति तत्वार्थ है जिसके अधिकार और कर्तव्य लक्षण है। ये कोटेशन किसने कहा था, अंडरलाइन कर लीजिएगा, तो सामंड ने कहा था। फिर आपका जॉन ऑस्टिन की परिभाषा आ चुकी है, प्रास्थित अथवा अवस्था से वेष्टित मनुष्य ही विधिक व्यक्ति कहलाता है। फिर पैटर्न की आ सकती है नई परिभाषा, विधिक व्यक्तित्व विधि का एक कृत्रिम या बनावटी सृजन है या बनावटी रूप है। अगर आपका कृत्रिम सृजन दे तो आप पैटर्न की परिभाषा भी याद रखना है। देखिए जूरिस्प्रूडेंस में गलती इसीलिए होती है, ये परिभाषा याद करनी मुश्किल है और कोटेशन आपको याद ही करना पड़ेगा। इसके बाद हम एकाएक की विधि की स्थिति बता रहे थे। पहले हम बता रहे थे अनबार्न पर्सन यानी कि अजन्मा, उसको लिख लीजिए तब आगे बढ़ा जाए भाई। हेडिंग डाल लीजिए तो 5 मिनट लिखवाते भी रहा जाए। हेडिंग डालिए आपका अजात या अजन्मे की विधि की स्थिति। अजात या अजन्मे की विधिक स्थिति लिखिए पैटर्न महोदय के अनुसार, ये कोटेशन भी याद रखिएगा। अजात या अजन्मे यानी कि अनबार्न पर्सन की विधिक स्थिति, यानी कि क्या उसे लीगल पर्सनालिटी प्राप्त है कि नहीं, इस पर हम आपका आपराधिक विधि, इसके बाद से आपका हमें ये संपत्ति विधि, और इसके बाद से हमने अपकृत विधि में तीनों में बता रखा है, वहीं लिखवाना है। लिखिए पैटर्न महोदय के अनुसार, पैटर्न इनका कोटेशन आ सकता है। पैटर्न के अनुसार व्यक्तित्व जन्म के साथ प्रारंभ होता है यानी कि पर्सनालिटी बर्थ के साथ प्रारंभ होती हैं। व्यक्तित्व जन्म के साथ प्रारंभ होता है और मृत्यु पर समाप्त हो जाता है, और मृत्यु पर समाप्त हो जाता है। अतः अजन्मा तथा मृत व्यक्ति को विधिक व्यक्तित्व प्राप्त नहीं है। अतः अजन्मा तथा मृत व्यक्ति को विधिक व्यक्तित्व प्राप्त नहीं है, यानी कि ये मुकदमे के पक्षकार नहीं हो सकते। कौन कौन नहीं हो सकते, अजन्मा और मृत व्यक्ति।
अजन्मा पर आइए। अजन्मे की विधि की स्थिति हम देख रहे हैं। वाक्य बोलिए फिर से भाई। नहीं है, विधिक व्यक्तित्व प्राप्त नहीं है। मैंने ये वाद के पक्षकार वादी प्रतिवादी किसी भी हाल में नहीं हो सकते। इसका मतलब पैटर्न का कोटेशन याद रखिए। एक दो और कोटेशन अभी से याद करना शुरू करिए। जैसे जैसे ही पूछे कि व्यक्ति आता है जाता है तो आप सामंड मार कर आइएगा, और जैसे ही आपका पूछे कि बम विस्फोट वाला उदाहरण तो ग्रोवर मार कर आइए। मैं फिर बता दूं, व्यक्ति आता है जाता है लेकिन विधि की संकल्पना बनी रहती, आगे हम बताएंगे, तो सामंड मारिएगा। अगर निदेशकों की मीटिंग हो रही थी कंपनी के, सारे निदेशक मर गए बम विस्फोट में, फिर भी कंपनी बची रहती हैं, ये कोटेशन ग्रोवर महोदय का है। और व्यक्तित्व जन्म से प्रारंभ होता है और मृत्यु पर समाप्त हो जाता है। अगर ये कोटेशन आ जाए तो किसका लिखवाया गया? पैटर्न का। तो आगे दोनों कोटेशन अभी आएगा, पहले आपका ये सब हो जाए तब। वो निगम हम पढ़ाएंगे, अभी पहले ये सब तो निपट जाए, छोटी छोटी बातें। लिखिए अजन्मे, नीचे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, अजन्मा विधिक व्यक्तित्व नहीं रखता। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, अजन्मा विधिक व्यक्तित्व नहीं रखता, लेकिन उसके हित की सुरक्षा के लिए, लेकिन उसके हित की सुरक्षा के लिए, इंटरेस्ट की रक्षा, उसके हित की सुरक्षा के लिए कुछ कानूनों में प्रावधान किए गए हैं जो निम्नलिखित है। कुछ कानूनों में प्रावधान किए गए हैं जो निम्नलिखित है। पहला लिखिए संपत्ति संबंधी विधि के तहत अजन्मा। पहले प्रॉपर्टी लॉ हम देखेंगे। संपत्ति संबंधी विधि के तहत अजन्मे का संरक्षण। पूरा वाक्य लिखना है तो पूरा लिखिए। संपत्ति संबंधी विधि के अंतर्गत अजन्मे का संरक्षण। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, टीपीए की धारा 13 और 14 के तहत, दो धाराएं लिखिएगा। टीपीए की धारा 13 एवं 14 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि यह प्रावधान किया गया है कि अजन्मे के हित के लिए संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है। अजन्मे के हित के लिए संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए प्रायर इंटरेस्ट का, यानी कि पूर्विक हित का, लेकिन इसके लिए पूर्विक हित का सृजन अनिवार्य है। यानी डायरेक्ट नहीं दिया जा सकता। इसके लिए पूर्विक हित का अंतरण अनिवार्य है। टीपीए में एक क्वेश्चन याद रखिएगा, व्हीटी बनाम माइचल का केस आता है। दोहरी संभावनाओं का विरोधी नियम, यानी कि एक अजन्मे तक तो अंतरण सही है, लेकिन उसके बाद वाले अजन्मे को आप अंतरण नहीं कर सकते। तो व्हीटी बनाम माइचल और रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटी, याद रखिएगा कौन सी धारा पर है? 13 पर, यानी कि 13 पर है। आपका टीपीए की कौन सी धारा पर हमने केस बताया? 13 पर। इसके बाद आपका न्यास अधिनियम में देखना है। लिखिए एक लाइन पैराग्राफ चेंज करके, न्यास, भारतीय न्यास अधिनियम 1882, ये कल बताया गया है भाई। ये सभी बातें कल बताई गई थी। लिखिए एक लाइन, केवल एक एक लाइन लिखना है।
भारतीय न्यास अधिनियम 1882 यानी कि द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 की धारा का सेक्शन 148 में यह प्रावधान किया गया है कि धारा 148 में यह प्रावधान किया गया है कि अजन्मे के लाभ हेतु न्यास का सृजन किया जा सकता है। अजन्मे के लाभ हेतु न्यास का सृजन किया जा सकता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, हिंदू विधि के तहत। पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा, हिंदू विधि के तहत कोपार्सनरी प्रॉपर्टी यानी कि समास्ता या सहदायकी कहते हैं। हिंदू विधि के तहत सहदायकी संपत्ति के विभाजन के समय, हिंदू विधि के तहत सहदायकी संपत्ति के विभाजन के समय यदि कोई अजन्मा गर्भ में है तो उसका हिस्सा अलग किया जाएगा। यदि कोई अजन्मा गर्भस्थ है, माने गर्भ में है, उस दौरान जब बंटवारा हो रहा था गर्भ में है तो उसका हिस्सा अलग किया जाएगा, माने उसको भी हिस्सा मिलेगा। ये नियम है आपका हिंदू विधि में। अगला लिखिए, आपका हेडिंग डालिए, आपराधिक विधि के तहत अजन्मे का संरक्षण। हेडिंग डालिए, आपराधिक विधि के तहत अजन्मे का संरक्षण। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, आईपीसी की धारा 312 तथा 313 में, नहीं 300 मुख्य रूप से 312 13 है, पूरा ना लिखवाया जाए। लिखिए आईपीसी की धारा 312 तथा 313 में मुख्य रूप लिखवा रहा हूं मैं, मुख्य रूप से गर्भस्थ शिशु की मृत्यु कारित करना, गर्भस्थ शिशु की मृत्यु कारित करना गर्भपात माना गया है। आपराधिक मानव वध न मार दीजिएगा, भ्रूण हत्या या गर्भपात माना गया है। हत्या न मार दीजिएगा, ये नहीं कि हत्या मार कर आ जाइए, क्या मारना है, गर्भपात। इसके बाद लिखिए आईपीसी की धारा 299 का स्पष्टीकरण 3। पिछली बार 2018 में जे में ये क्वेश्चन आया भी था। आईपीसी की धारा 299 का एक्सप्लेनेशन नंबर 3 स्पष्ट याद रखिएगा, स्पष्टीकरण 3 लिखिए। इसमें यदि किसी शिशु का यदि किसी शिशु के शरीर का, यदि किसी शिशु के शरीर का कोई अंग, यदि किसी शिशु के शरीर का कोई अंग उसके माँ के गर्भ से बाहर आया हो, उसकी माँ के गर्भ से बाहर आया हो, तो भले वह पूरी तरह पैदा न हुआ हो, तो भले वह पूरी तरह पैदा न हुआ हो, यदि कोई व्यक्ति
ऐसा कार्य करता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है, तब इसे आपराधिक मानव वध माना जाएगा। तब इसे आपराधिक मानव वध माना जाएगा। हेडिंग अगला, हाँ, एक सीआरपीसी का लिखना, लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। सीआरपीसी की धारा 416 के तहत 416, सीआरपीसी की धारा 416 के तहत यदि किसी स्त्री को मृत्यु दंड दिया गया हो, यदि किसी स्त्री को मृत्यु दंड दिया गया हो और वह गर्भवती पाई जाती है, ये भी क्वेश्चन कई बार आया है, और वह गर्भवती पाई जाती है, तब तब उच्च न्यायालय मृत्युदंडादेश को तब उच्च न्यायालय मृत्युदंडादेश को आजीवन कारावास में परिवर्तित करेगा। करेगा मतलब बाध्य है। तब उच्च न्यायालय मृत्युदंडादेश को आजीवन कारावास में परिवर्तित करेगा। ये आपराधिक विधि के तहत अजन्मे का संरक्षण कहाँ कहाँ है बताया गया। अब अंतिम लिखिए, अपकृत, हेडिंग डाल लीजिए, अपकृत विधि के तहत अजन्मे का संरक्षण, यानी कि टाट में हमने बताया था। अपकृत विधि के तहत अजन्मे का संरक्षण पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। यदि अजन्मे को गर्भ के दौरान, माने जब वह माँ के गर्भ में था, यदि अजन्मे को गर्भ के दौरान क्षतिकारित होती है, यदि अजन्मे को गर्भ के दौरान क्षतिकारित होती है, तो क्या वह पैदा होने के बाद तो क्या वह पैदा होने के बाद उसके लिए क्षतिपूर्ति का दावा कर सकता है? क्या वह पैदा होने के बाद उसके लिए क्षतिपूर्ति का दावा कर सकता है? इस विषय पर विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न कानून हैं। इस विषय पर विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न कानून हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखे, आयरलैंड आयरलैंड देश के न्यायालय ने आयरलैंड देश के न्यायालय ने बारकर बनाम ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी, बारकर बनाम ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी के वाद में, बारकर बनाम ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी के वाद में यह निर्णय दिया कि
अजन्मा इसके लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं कर सकता। थोड़ा शॉर्टकट किया हूँ। अजन्मा इसके लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं कर सकता। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। कनाडा के न्यायालय ने, कनाडा देश है, कनाडा के न्यायालय ने मॉन्ट्रियल ट्रामवेज, मॉन्ट्रियल ट्रामवेज बनाम ले वी ले, मॉन्ट्रियल ट्रामवेज बनाम ले वी ले, ले वी ले, लेविले के वाद में यह निर्णय दिया कि अजन्मा इसके लिए क्षतिपूर्ति मांग सकता है। अजन्मा इसके लिए क्षतिपूर्ति मांग सकता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इंग्लैंड की संसद ने इस विषय पर, पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। इंग्लैंड की संसद ने इस विषय पर 1976 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में 1976 ईस्वी में जन्मजात निर्योग्यता कानून का नाम है, जन्मजात निर्योग्यता, पोस्ट में लिखिएगा दीवानी दायित्व, जन्मजात निर्योग्यता, पोस्ट में लिखिए दीवानी दायित्व कोष्ठ बंद अधिनियम पास करके यह प्रावधान किया है कि यदि अजन्मे को गर्भ के दौरान क्षति होती है, यदि अजन्मे को गर्भ के दौरान क्षति होती है तो वह अपने पिता, माता या अन्य व्यक्ति से, भाई माता पिता से ही मांग सकता है, तो वह अपने पिता, कामा दीजिएगा माता या अन्य व्यक्ति से क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है। भाई माता पिता से भी कर सकता है। माता पिता या अन्य व्यक्ति से क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है, लेकिन एक लाइन और लिखिए, लेकिन अजन्मा जन्म लेने के पश्चात कम से कम 48 घंटा जीवित रहा हो, 48 आवर्स याद रखिए। लेकिन अजन्मा जन्म लेने के पश्चात कम से कम 48 घंटा जीवित रहा हो। ये इंग्लैंड का कानून है, भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है, याद रखिए। तो भारत में ये माना जाता है कि जो इंग्लैंड का नियम है वही सामान्यतः क्या होगा, लागू। ये दूसरा, ये आपका हेडिंग डालिए मृत व्यक्ति की विधि की स्थिति। अब मृतक पर आ जाए। देखिए पहले समझिए आपका मृत व्यक्ति की, आपका कह सकते हैं कि मृत व्यक्ति की विधि की स्थिति क्या है, तब आपका कह सकते हैं कि फिर बताया जाए। देखिए आपका फिर पैटर्न का कोटेशन हमेशा याद रखिए कि व्यक्तित्व जन्म के साथ प्रारंभ होता है और मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है।
अर्थात जो व्यक्ति मर गया है अब अपने नाम से न तो वह वाद ला सकता है और न ही उसके विरुद्ध अब वाद लाया जा सकता है। इसके लिए सीपीसी में पढ़ाया था, आदेश 32 आदेश 22 हमने पढ़ाया था, ऑर्डर 20 हमने पढ़ाया था। और उसमें हमने आपको बताया भी था कि अगर मुकदमे के दौरान किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है और काज अफेक्शन वाद कारण बचा हुआ है तो मृत्यु के 90 दिन के अंदर आपका विधिक प्रतिनिधि को रिकॉर्ड पर लाया जाएगा। और लेकिन एक और आप नहीं तो मुकदमा का उपशमन हो जाएगा, मुकदमा समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक पॉइंट याद रखिए टेक्निकल जो बनता है कि अगर सुनवाई पूरी हो गई है और तत्पश्चात प्रतिवादी मर जाता है तो मुकदमा बचा रहेगा, निर्णय सुनाया जाएगा, डिक्री पारित की जाएगी। मानो वह जीवित व्यक्ति के विरुद्ध डिक्री पारित की गई है और मुकदमा समाप्त नहीं होगा। लेकिन किस स्टेज में, वही टेक्निकल सीपीसी में पूछा जाता है, जब सुनवाई क्या हो गई हो, पूरी। अगर सुनवाई चल रही है तब नहीं यह नियम लागू होगा। कब लागू होगा बताया गया था सुबह के पीरियड में, जब सुनवाई क्या हो गई हो, कंप्लीट। ये क्वेश्चन आपका बनने का चांस रहता है, ये जो टेक्निकल क्वेश्चन है। फिर एक बार बैक होइए, पैटर्न का कोटेशन हमने बताया पैटर्न के बाद डायस एवं ह्यूज का कोटेशन देखना है कि मनुष्य की मृत्यु के पश्चात विधि की मृतक में कोई रुचि नहीं होती। यानी कि जब तक जिंदा है तब तक कानून की रुचि है आप में, और जैसे ही आपके प्राण उड़ गए कानून आप में कोई रुचि नहीं रखता। फिर भी यानी कि मृत व्यक्ति विधिक व्यक्तित्व नहीं रखता। लेकिन सामंड महोदय ने 3 ऐसी कंडीशन बताई हैं जहां की मृतक के आपका अधिकारों की रक्षा की जाती है, भले वह लीगल पर्सनालिटी न रखता हो। तो फिर एक बार याद रखिए, मृत व्यक्ति विधिक व्यक्तित्व नहीं रखता लेकिन मृतक का सम्मान किया जाता है 3 कंडीशनों में। पहला संपत्ति विधि के तहत, दूसरा उसके शरीर का ख्याल रखा जाता है और तीसरा ख्याति की। अब यही तीनों देखना है कि संपत्ति विधि के तहत मृतक को क्या सम्मान दिया गया है, आपराधिक विधि में क्या दिया गया है, हित की रक्षा, और आपका ये अपकृत्य में क्या दिया गया है। तो संपत्ति संबंधी विधि में फिर एक बार अच्छे से देखिए, अगर कोई व्यक्ति मर जाता है और मरने के पहले विल या इच्छा पत्र या वसीयत लिखा रहता है तो उसके मरने के बाद भी उसकी अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए और वसीयत के अनुसार संपदा का बंटवारा उसका किया जाता है। ये विधिक व्यक्तित्व तो वह मृतक नहीं रखता, लेकिन मृतक की अंतिम इच्छा का कानून क्या करता है, सम्मान। और जो वसीयत में लिखकर वह चला गया उसी के अनुसार आपका कह सकते हैं कि संपत्ति का क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन। ये पहला संपत्ति संबंधी आपराधिक विधि में अति महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपका जेस में भी क्वेश्चन बना था। जहाँ तक आपराधिक विधि की बात है, अगर मृत कोई व्यक्ति मर गया है तो ऐसी कंडीशन में आपका पहला आर बनाम स्टीवर्ड का केस आता है इंग्लैंड का, कि आर बनाम स्टीवर्ड का केस आता, हम लिखवा देंगे अभी, पहले अब लेक्चर समझिए। इस केस में इंग्लैंड के न्यायालयों ने कहा कि जो व्यक्ति मर गया है उस ये समाज का कर्तव्य है कि उसका अंतिम संस्कार उसके धर्म के अनुसार किया जाए। यानी कि शरीर का अंतिम संस्कार धर्म के अनुसार किया जाए, ये उस मृतक का क्या है, अधिकार। भारत में तुरंत आ जाइए, भारत में जब भी पढ़िएगा
तो एक तो आईपीसी की धारा 404 हमें पढ़ना है 404, फिर आईपीसी की धारा 297 पढ़ना है, फिर संविधान का एक केस पढ़ना है परमानंद कटारा बनाम भारत संघ का पढ़ना है, जहां की घायल का कि पहले इलाज करिए, एफआईआर या पुलिस कार्यवाही बाद में हो सकती है, और मृतक को भी अधिकार है कि उसके धर्म के अनुसार आपका अंतिम संस्कार किया जाए, और इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन में प्रावधान है कि अगर अकाल में कोई मर गया तब भी और सामान्य मरा तब भी अगर उसकी पहचान निश्चित नहीं है तो पुलिस उसके धर्म की पहचान करे और धर्म के अनुसार क्या करे, अंतिम संस्कार। दो जगह है, एक सामान्यतः मृत्यु पर लावारिस लाश मिल गई और एक अकाल में मृत्यु पर, तो दोनों जगह पुलिस का क्या बनाया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन में कर्तव्य, यानी कि आपराधिक विधि में ये है। हाँ, अगर मृत शरीर को किसी चीर घर में रखा गया है, अस्थिर अस्पताल में रखा गया है, म्यूजियम में रखा गया है, और वहां से लेकर कोई व्यक्ति मृत शरीर को फरार हो जाता है हड्डी उड्डी को, तो ये शुद्ध रूप से थेफ्ट या चोरी मानी जाएगी, मैंने अस्थिर रखा गया तब। तो आईपीसी की धारा पहले 404 हम देखते हैं, फिर 297 और फिर के सुप्रीम कोर्ट का परमानंद कटारा। देखिए आपका ये और एक हाथरस, ये जो केस हुआ था हाथरस का, जहाँ की आपका मिट्टी का तेल डालकर जला दिया गया रात में, उस केस को भी हम देखेंगे परमानंद कटारा से जोड़कर। लेकिन पहले आईपीसी में याद रखिए, भारत में आईपीसी की धारा 404 आपका ये बताती है कि अगर कोई व्यक्ति मर गया है और उसके पास प्रॉपर्टी है और कोई दूसरा व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को ले बेईमानी से मिसयूज करता है, तो ऐसी दशा में क्योंकि मृत व्यक्ति किसी संपत्ति पर कब्जा नहीं रखता, तो वह लावारिस संपत्ति मानी जाएगी, पड़ा हुआ माल ही माना जाएगा। और उस व्यक्ति ने कौन सा अपराध किया, चोरी नहीं, कौन सा अपराध किया 404 आईपीसी के तहत, आपराधिक दुर्विनियोग, क्योंकि मृत व्यक्ति किसी संपत्ति पर कब्जा नहीं रखता, ये याद रखिए। दूसरा 297 खूब आजकल पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन और नया सोशल मीडिया पर चलता रहता है, उसका भी आंसर थोड़ा मिलना मुश्किल रहता है। वैसे जो बिहार ने एचजेएस में क्वेश्चन बनाया वह लेकर गया 297 में आपका, लेकिन इस पर विवाद है, हम भी खोज रहे हैं सटीक, अभी केस मिला नहीं, केस सहित कोई मिल जाएगा तो हम भी बताएंगे आपका। देखिए अगर आपका अंतिम संस्कार में बाधा डालते हैं या 100 की अवहेलना करते हैं, 100 की बेइज्जती करते हैं, 100 को छिन्न भिन्न करते हैं, या 100 के साथ दुराचार करते हैं, या 100 का अंग भंग करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आईपीसी की धारा 297 बनी है। या कब्रिस्तान में बिना अनुमति के प्रवेश करते हैं, शमशान में बिना अनुमति के प्रवेश करते हैं, अधजली लाश जल रही है, लाश आधा जली है, आधा लेकर आप फरार हो जाते हैं, तो सबके लिए भारत में एक ही सेक्शन बना है 297। को पूछा जाता है, चाहे 100 के साथ दुराचार, 100 का अपमान, 100 की अवहेलना, अंतिम संस्कार में बाधा, ये एक ही धारा मारिएगा, कौन सी धारा आईपीसी के 297। अब यहाँ जो क्वेश्चन आपका बनता है कि ए एक व्यक्ति है, यह समझता है कि बी जिंदा है, बी पर गोली चलाता है, पता लगता है कि बी तो पहले से ही मर चुका है,
ए ने कौन सा अपराध किया। ऐसा क्वेश्चन एक बार आपका बिहार एचजेएस में बना था और हाई कोर्ट ने जो आंसर निकाला उसमें 297 मारा, यानी कि 100 के साथ क्या करना, आपका अपमान या 100 की बेइज्जती, 100 की अवहेलना, 100 के साथ छेड़छाड़। लेकिन थोड़ा विवाद है इस पर, आगे अभी क्लियर मिल नहीं रहा पा रहा है। लेकिन आपका जो एक आयोग ने बनाया और जो आपका आंसर बताया वह आंसर मैं बता रहा हूँ, लेकिन डिस्प्यूट है क्या होना चाहिए। क्या हत्या का प्रयास होगा? भाई हत्या तो होगी नहीं। या तो हत्या का प्रयास होगा 307 में, या 297 में 100 के साथ छेड़छाड़ होगा आपका। तो इसमें थोड़ा विवाद है, इस विवाद को छोड़िए, अब आगे बढ़ा जाए। जहाँ तक मृतक की बात है, आइए देखा जाए भारत में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते हुए बताया, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ का केस है। देखिए इसमें हुआ क्या, एक व्यक्ति घायल अवस्था में था, फिर दूसरा व्यक्ति आया, उसे अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल वालों ने ये कहा कि सबसे पहले आप पुलिस को सूचना दीजिए, आप मने मुकदमा दर्ज कराइए, तब हम इलाज करेंगे। इसी बीच आधा एक घंटा लेट हो गया पुलिस को सूचना देने में, और इसी बीच वह जो घायल व्यक्ति था मर गया। परमानंद कटारा ने ये बातें एक पोस्ट कार्ड पर लिखकर उच्चतम न्यायालय को भेजी। उच्चतम न्यायालय ने इसे पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लोकहितवाद मान लिया और आदेश पारित किया कि मृतक को भी सम्मान का हक है। फिर कहा कि पहले इलाज, पुलिस कार्रवाई बाद में हो सकेगी, पहले तो जान बचाइए। पुलिस कार्रवाई तो 2-4 घंटा क्या हो सकती है बाद में ही। तब नियम चेंज हुआ और अब जाकर तुरंत अस्पताल वाले जीवन बचाने का कार्य क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, भले पुलिस को बाद में सूचना दी जाए। अब ये समस्या है कि कोई गाइडलाइंस होनी चाहिए विस्तृत सुप्रीम कोर्ट की, थोड़ा बहुत इस केस में बताया क्योंकि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। आपका उत्तर प्रदेश में ही आपने देखा होगा, तमाम विवाद होते रहते हैं आपका, मने कह सकते हैं। और रातों रात पुलिस ने पेट मने आपका मिट्टी का तेल डालकर लाश को जला दिया। पूरा हो हल्ला मचा सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट तक कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो हाई कोर्ट गंभीर हुआ, सुमोटो से संज्ञान लिया था लखनऊ हाई कोर्ट। सबको अधिकारियों को बुलाया और जो एडीजे थे आपका, कह सकते हैं कि उनको भी बुलाया। बस एक वाक्य हाई कोर्ट ने पूछा कि अब बताइए क्या ऐसी आवश्यकता आन पड़ी थी कि रात में आप मिट्टी का तेल डालकर जला दिए। तो आपका वो कह रहे थे कि भाई विवाद हो जाता, आपका ये माने भीम आर्मी, ये आर्मी सब सक्रिय हो गई थी, सूचना थी, पुलिस को इनपुट थी। तो सूचना थी तो क्या पुलिस आपके पास थी नहीं? आप जिले से पुलिस नहीं बुला सकते थे? एक ही लाइन पूछा जिसका कोई जवाब अधिकारियों के पास नहीं था, बस सिर झुका लिए और शांति से सुन रहे थे। कि अगर आपकी बिटिया रहती, ऐसा कांड आपकी बिटिया के साथ होता और रात में पुलिस वाले आपकी बिटिया को मिट्टी का तेल जलाकर डालकर जला देते, तो आप क्या करते? भाई गरीब आदमी के लिए तो कोई ये नहीं है। आपकी बिटिया रहती तो क्या करते? किसी को कोई जवाब सूझ नहीं रहा था। 3-4 बार हाई कोर्ट के जज ने पूछा, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। वो अलग बात है आपका कि बार बार प्रशासन कर रहा था कि माता पिता की सहमत ली गई, जबकि वहीं झूठ पर झूठ बोला जाता है कोर्ट में। सभी लोग जानते हैं कि कितना सत्य बोला जाता है पुलिस द्वारा, वो भी और पुलिस के वकील द्वारा। कि कितना सत्य बोला जाता है कौन नहीं जानता। तो उतना लंबा नहीं जाना है, लेकिन आपका ये है, अब मृतक की ख्याति आ जाइए। आपका मृतक की संपत्ति हो गई, मृतक का शरीर हो गया,
मृतक की ख्याति आई है। बिहार में तो खूब पूछा जाता है। एक क्वेश्चन बनता है, देखिए, अगर कोई व्यक्ति मर गया उसके बारे में उल जलूल बोल रहे हैं, तो आप सतर्क ये रहना है कि भारत में क्या नियम है और आपका इंग्लैंड में क्या नियम है। तो दोनों में जो नियम है वह उल्टा चलता है। यही गलती होगा, इसको हम लिखवाएंगे। भारत में मृतक का डिफमेशन यानी कि मृतक की मानहानि अपराध है, लेकिन अपकृत्य नहीं है। फिर एक बार याद रखिए, भारत में मृतक की मानहानि अपराध है, लेकिन अपकृत्य नहीं है। अर्थात आप मुआवजा, अगर मान लीजिए कि गांधी जी थे, गांधी जी के बारे में कोई उल्टा सीधा बोले, तो उनके जो आपका वंशज हैं गांधी जी के, वे कह सकते हैं कि उस व्यक्ति से भारत में मुआवजा की मांग नहीं कर सकते, लेकिन क्रिमिनल मुकदमा चला सकते हैं। आईपीसी की धारा 499। तो मृतक की मानहानि अपराध है भारत में, ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है आईपीसी की धारा 499 का एक्सप्लेशन नंबर 1 में। यानी कि धारा 499 का स्पष्टीकरण 1 ये स्पष्ट बता देता है कि मृतक की मानहानि आपका अपराध मानी जाएगी, लेकिन अपकृत या दुष्कृत या टाट भारत में नहीं है। सीधे इसका उल्टा नियम चलेगा इंग्लैंड में। इसीलिए बार बार बिहार पूछ रहा है, इधर का उधर और उधर का इधर हो जाता है। यानी कि 3 का 13 और 13 का क्या हो जाता है 3। यानी कि जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं, सब उल्टा पुल्टा हो गया। 215 आई सीआरपीसी वाला, हैदर बख्श वाले गवाह किस में आ गए, खुदा बख्श में, और खुदा बख्श वाले किस में आ गए, हैदर बख्श। इसीलिए गलती ये क्वेश्चन होता है कि जैसे ही कॉन्सेप्ट दिगा वैसे ही ये क्वेश्चन गलत होकर ही आएगा। तो इंग्लैंड में मृतक का डिफमेशन यानी कि मृतक की मानहानि अपकृत्य है, लेकिन अपराध नहीं है। दिमाग में फिर एक बार बैठाइए, उल्टा ना हो जाए। भारत में मृतक की मानहानि अपराध है, लेकिन टाट नहीं है। इंग्लैंड में मृतक की मानहानि करना टाट है, लेकिन अपराध नहीं है। 2 बार मैं बताया, अब ये ना कि ये भी स्लिप कर जाए हैदर बख्श और किसके साथ, खुदा बख्श वाले उदाहरण। अब आइए देखा जाए, इसके बाद आइए आपका देखा जाए पशुओं की विधिक स्थिति। अब लिखवाएंगे बाद में, पहले देखिए अब कल लिखवाया जाएगा लेक्चर। पशुओं की विधि की स्थिति देखिए, वर्तमान समय में जो ये एनिमल हैं यानी कि ढोर हैं, जो मवेशी हैं, ये लीगल पर्सनालिटी नहीं रखते, क्योंकि लीगल पर्सनालिटी मानव ही रखता है, ये पशु पक्षी नहीं। याद रखिएगा। सामंत महोदय कहते हैं, पशु न तो प्राकृतिक व्यक्ति होते हैं, न ही विधिक व्यक्ति होते हैं। यानी कि सामंत महोदय स्पष्ट कहते हैं कि पशु न तो प्राकृतिक व्यक्ति हैं, न ही विधिक व्यक्ति हैं। अतः ऐसी कंडीशन में इन्हें विधिक व्यक्तित्व का अधिकार प्राप्त नहीं है। अर्थात मुकदमे के पक्षकार ये हो सकते हैं कि नहीं, नहीं हो सकते। लेकिन आपका थोड़ा बहुत इतिहास हम बताएंगे, उतना तो नहीं समय है नहीं तो बहुत ज़्यादा। इतिहास अगर देखा जाए तो प्रारंभिक चरण में, यहाँ तक कि मध्यकाल में, आपका पशुओं को भी विधिक व्यक्तित्व प्राप्त था और पशुओं को आपका दाई ठहराया जाता था, पशुओं को भी दाई ठहराया जाता था। जैसे यहूदी विधि में अगर कोई बैल सिंह से मारकर किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता था, तो उस बैल को सजा दी जाती थी
कि पत्थर से मारा जाए और पत्थर से मारकर उसकी मृत्यु कारित कर दी जाए, और उस बैल का, उस आग का कह सकते हैं कि मांस खाना प्रतिषिद्ध कर दिया गया था। यानी कि पशुओं को भी सजा देने के उदाहरण क्या होते हैं, मिलते हैं। जहांगीर के शासन का उदाहरण लोग बताते हैं कि एक बैल आया और बैल ने जो न्याय का घंटा रहता है वह बजा दिया। जहांगीर निकला, बैल के साथ भी न्याय किया और ये कहा, मालिक को बुलाकर आदेश दिया गया कि इस पर भार ज़्यादा न ला दिए, ये न्याय के लिए आया है, भार क्या ला दिए, कम। इस प्रकार आपका एक कुत्ता कई लोगों को काट चुका था मध्यकाल में। बाकायदा उसके न्यायालय में पेशी हुई, उस पर मुकदमा चला और कुत्ते को मृत्युदंड दिया गया। एक मुर्गा सुबह सुबह लोगों को बाग देकर परेशान करता था, तो बाकायदा मुकदमा चला और मुकदमा चलकर अंत में मृत्युदंड दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि तमाम सदरलैंड ने तो तमाम मध्यकालीन उदाहरण दिए हैं। जब आप क्रिमिनोलॉजी पढ़ते हैं, यानी कि अपराध शास्त्र पढ़ते हैं, तो वहाँ एक विद्वान मुख्य रूप से आते हैं सदरलैंड, और सदरलैंड महोदय तमाम उदाहरण देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमने तो केवल 2-3 उदाहरण बताया। हाँ, वर्तमान समय में ये एक्टस नॉन फैसिट्रियम नाइसी मेंसिट्रिया का उत्पन्न हुआ, माने मैक्सिम, मात्र कार्य किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता जब तक कि उस व्यक्ति का इरादा, इंटेंशन, आशय उस कार्य को करने का न हो। तो ऐसी कंडीशन में चूंकि पशुओं में आशय होता ही नहीं है, पशु ये नहीं जानते कि कौन कार्य उचित है कौन अनुचित है, ये केवल मानव ही सोच सकता है। अतः बाद में पशुओं को दंड देने से क्या किया गया, दंड से मुक्त, और केवल मानव को वर्तमान में सजा दी जाती है। अगर किसी ने कुत्ता पाला है, कुत्ता 2-3 लोगों को काट लिया, तो कुत्ते को सजा नहीं दी जाती, किसको दी जाती है, मालिक को। सजा क्या, मुआवजा मालिक से वसूला जाता है। इसलिए कि इन्होंने कुत्ते का पालन कर, माने कुत्ते की देख रेख में क्या बरती है, नेग्लिजेंस, यानी कि उपेक्षा। फिर भी आपका पशुओं को लीगल पर्सनालिटी प्राप्त नहीं है, फिर भी पशुओं के प्रति अपराध करने वाले व्यक्तियों को दंडित किया जाता है कि पशुओं के भी अधिकार हैं। और आपका सर्कस वाला भी उदाहरण बता दें, एक लाइन। जो ये केरल में जंबो सर्कस था उसमें आपका जो बंदर थे, चीता थे, शेर थे, उनका प्रदर्शन किया जाता था। तो केरल हाई कोर्ट ने इनके प्रदर्शन पर रोक लगा दी। सर्कस वाले चले गए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब जगह, लेकिन जीत नहीं पाए, और कहे कि भाई पशु भले प्राणी हो लेकिन उनको भी क्या है, अधिकार हैं, और इनके साथ क्रूरता न बरती जाए। आप बंदरों को आप कह सकते हैं कि प्रदर्शन में शामिल नहीं कर सकते, चीता और शेर को, ये सब न करिए। और तभी तो सर्कसों का युग ही क्या हुआ, चला गया। पहले खूब सर्कस देखने आदमी जाता था, अब सुप्रीम कोर्ट की रोक है तो कहाँ सर्कस लगेगा। अब तो मानव ही सर्कस हो गया है, कहीं ये बाबा, कहीं वो साधु, कहीं वो बाबा, कहीं वो दरवेश, लगा है सर्कस, जाकर क्या करिए मजमा, सब दुख दर्द क्या हो जाएगा। मौर्य जी गए थे ना मेला, क्यों नहीं गए? भाई जाकर एक बार स्नान करिए और बाबा को साष्टांग प्रणाम करिए, वो भी कंप्यूटर बाबा को, ताकि कह आशीर्वाद लीजिए कि बाबा ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हमारा जो दिमाग हो कंप्यूटर से भी क्या हो, तेज हो। किससे आशीर्वाद लेंगे, कौन बाबा? चलिए, बाबा का नाम कंप्यूटर बाबा। आए हैं कि नहीं मेला में भाई? अब आए हैं कि नहीं, अब जाना पड़ेगा तब पता लगेगा। देखिए आगे भाई आपका, फिर एक बार देखिए। तो जहाँ तक पशुओं की बात है,
पशुओं के हितों की रक्षा के लिए कानून में कुछ उपाय किया गया है। कौन कौन सा उपाय है, वही दो तीन याद करना है। सबसे पहले आपका आईपीसी में हम आते हैं 377, याद है कि नहीं? फिर केस याद रखिए, नवतेज सिंह जौहर, केस याद रखिएगा। नवतेज सिंह जौहर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के वाद में मुख्य न्यायमूर्ति जस्टिस दीपक मिश्रा ने आईपीसी की धारा 377 के कुछ भाग को शून्य घोषित किया, लेकिन कुछ भाग आज भी वैध हैं, बना हुआ है। यानी कि अगर मानव और मानव आपस में सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं तो ये अपराध नहीं होगा, लेकिन आज भी पशुओं के साथ सेक्सुअल ऑफेंस अपराध हैं। यानी कि पशुओं के साथ लैंगिक अपराध करना आज भी अपराध बनाया गया है, आज भी अपराध भारत में कायम है, और ऐसा व्यक्ति आईपीसी की धारा 377 के तहत दंड का भागी होगा। अभी ये खत्म नहीं हुआ, आज भी ये क्या है, बना है, केवल आधा भाग खत्म हुआ है। इसके बाद 429, 429 आपको याद रखना है। अगर किसी जानवर को दिव्यांग आप कर देते हैं, जानवर की मृत्यु कारित करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपका आईपीसी की धारा 429 ऐसे व्यक्ति के लिए दंड का प्रावधान करती हैं और रिष्टि मानी जाएगी। यानी कि जानवरों को विकलांग करिए, हाथ पैर तोड़ दीजिए, घोड़े को मारकर पैर तोड़ दीजिए, गधे का तोड़ दीजिए, कुत्ते का, तो ये 429 आईपीसी में जाएगा। और ये कौन सा अपराध माना जाएगा? रिष्टि, क्योंकि 425 से आगे क्या है? रिष्टि। तीसरा उदाहरण ध्यान में रखिएगा, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 34 में अगर सार्वजनिक तौर पर किसी ढोर या मवेशी या जानवर या एनिमल के प्रति आप क्रूरता बरतते हैं या आपका या वध करते हैं सार्वजनिक जगहों पर, या तो ऐसी कंडीशन में ऐसे व्यक्ति को पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती हैं और ऐसा व्यक्ति दंड का भागी होगा। 8 दिन तक का कारावास या 50 रुपया जुर्माना। 8 दिन तक का कारावास या 50 रुपया जुर्माना। पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए एक और कानून बना है, पशु क्रूरता अधिनियम 1871। पशु क्रूरता अधिनियम 1800 आपका 71 बना है, और आपका माने उसके तहत भी अगर पशुओं के प्रति क्रूरता की जाती है तो ऐसा व्यक्ति दंड का क्या होगा? भागी। तो पशुओं की जो विधिक स्थिति थी वो भी निपट गई। अब आइए मस्जिद की विधि की स्थिति, फिर मूर्ति की, फिर गुरुद्वारे की। इस पर केस याद रखना है। क्या मस्जिद विधिक व्यक्ति हैं? इसका मतलब ये हुआ कि क्या कोई मस्जिद अपने नाम से वाद ला सकती हैं या मस्जिद के नाम के विरुद्ध वाद लाया जा सकता है? इस पर दो केस आया, लेकिन अगर पूछे कि मस्जिद विधिक व्यक्ति हैं कि नहीं, तो विधिक व्यक्ति नहीं है। प्रिवी काउंसिल का वह केस याद करना पड़ेगा। देखिए आपका सर्वप्रथम आपका लाहौर उच्च न्यायालय ने शहीद मौला बख्श बनाम हमीजुद्दीन 1928 का केस है। फिर एक बार हम लिखवा देंगे, समझिए इसको। सर्वप्रथम लाहौर हाई कोर्ट ने शहीद मौला बख्श बनाम हमीजुद्दीन के वाद में ये माना कि मस्जिद विधिक व्यक्ति हैं, मस्जिद अपने नाम से मुकदमा ला सकती हैं या मस्जिद के खिलाफ उसके नाम के विरुद्ध क्या लाया जा सकता है? मुकदमा। लेकिन
प्रीवी काउंसिल ने, पीसी ने लाहौर उच्च न्यायालय के इस निर्णय को पलट दिया और कहा कि मस्जिद आपका विधिक व्यक्तित्व नहीं रखती, वाद का पक्षकार नहीं हो सकती। केस जरूर याद रखिएगा। मस्जिद शाहगंज बनाम शिरोमणि गुरुद्वारा आपका मस्जिद शाहगंज बनाम शिरोमणि गुरुद्वारा के वाद में इंग्लैंड के प्रीवी काउंसिल ने यह निर्णय दिया कि मस्जिद विधिक व्यक्तित्व नहीं रखता, यानी कि अपने नाम से मुकदमा नहीं ला सकता। दूसरा, ये गुरुद्वारा, गुरुद्वारा पर कम से कम आप 2 केस याद रखेंगे। गुरुद्वारे को विधिक व्यक्तित्व प्राप्त है, अर्थात गुरुद्वारा अपने नाम से मुकदमा ला सकता है या उसके विरुद्ध मुकदमा लाया जा सकता है। पहला केस है प्रीतम दास महंत बनाम शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति, और दूसरा केस है आपका शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति अमृतसर बनाम सोमनाथ दास। तो आपका दोनों उच्चतम न्यायालय का केस है। प्रीतम दास महंत का केस ज़्यादा पूछा गया है। प्रीतम दास महंत बनाम शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति, ये 1984 का केस है, और दूसरा केस 2000 का है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति अमृतसर बनाम सोमनाथ दास। दोनों वादों में उच्चतम न्यायालय ने एक ही बात कही कि गुरुद्वारा आपका विधिक व्यक्तित्व रखता है कि नहीं रखता है। इसके बाद मूर्ति आ जाइए। अब क्या मूर्ति विधिक व्यक्तित्व या जो देव प्रतिमा होती है, क्या वह लीगल पर्सनालिटी रखती है कि नहीं, अर्थात क्या वह अपने नाम से वाद ला सकती है कि नहीं, और क्या उसके नाम के विरुद्ध वाद लाया जा सकता है कि नहीं। तो जो OMG फिल्म बनी है उस पर भी थोड़ा गौर करना चाहिए। आपका जो OMG बनी है फिल्म, भाई प्राकृतिक घटना होती है, यानी कि भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, बारिश हुई और प्रकृति के कारण नुकसान हुआ, तो उस फिल्म में यह दिखाया जा रहा है कि भगवान के जितने मठ हैं, माने चारों पांचों, उनके जो मठ माने उनके खिलाफ वादी मुकदमा करता है, और आपका तो भाई भगवान आकर तो बचाव करेंगे नहीं। तो ये हो रहा है कि जो भगवान के चेले चपाटी हैं वह आकर मुकदमे में बचाव करें, अपना पक्ष रखें। तो फिल्म में आप देखे होंगे कि जो मंदिरों के महंत थे, मुखिया थे, वह आकर अपना क्या रख रहे थे, पक्ष, और वादी कह रहा था कि जब भगवान ने हमें नुकसान पहुंचाया है, आप धरती पर भगवान के क्या हैं, प्रतिनिधि हैं, तो आप ही मुआवजा दीजिए। भाई कहाँ से। तो फिर एक बार याद रखिए, जो देव प्रतिमा होती है या मूर्ति होती है उसे लीगल पर्सनालिटी प्राप्त है। इसका मतलब कि वह अपने नाम से मुकदमा ला सकती है और उसके नाम के विरुद्ध मुकदमा लाया जा सकता है। इसका उत्तम उदाहरण अयोध्या मामला है, जहां रामलला विराजमान की ओर से मुकदमा लाया गया था। मूर्ति को इसलिए लीगल पर्सन माना गया है क्योंकि जिस प्रकार एक जीवित व्यक्ति की दिनचर्या रहती है, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि उसी प्रकार मूर्ति का भी आपका स्नान करवाया जाता है, कपड़ा पहनाया जाता है, भोग लगाया जाता है, फिर सोने के लिए किवाड़ बंद कर दी जाती है कि भगवान सो रहे हैं, उस दौरान कोई नहीं जाता, एकदम एक जीवित व्यक्ति की तरह उसका आदर होता है। अतः देव प्रतिमा विधिक व्यक्तियों में सबसे प्राचीन है, यानी कि सबसे प्राचीन काल से ही देव प्रतिमा को क्या माना गया है, लीगल पर्सन माना गया है। अतः देव प्रतिमा अपने नाम से मुकदमा कर सकती है और इसके नाम के विरुद्ध भी मुकदमा क्या किया जा सकता है, किया जा सकता है, लीगल पर्सनालिटी रखती हैं। तो क्या अब भगवान आकर तो आपका बचाव करेंगे नहीं।
तो जो वहाँ का हेड होगा वही कोर्ट में मुख्य रूप से देव प्रतिमा की ओर से क्या होगा, हाजिर। जैसे OMG फिल्म में कौन हाजिर होते थे, जो मंदिर माने उसके क्या थे, प्रमुख थे, वहीं तो हाजिर हुए उनकी ओर से। तो यहाँ भी जो लोग देख रेख करते हैं मंदिर के, जो महंत हैं, वहीं हाजिर होंगे। भाई जो मूर्ति की क्या करते हैं, देख रेख करते हैं। 3 केस आया, तीनों केस आपको याद रखना है। पहला है राम ब्रह्म चटर्जी बनाम केदारनाथ बनर्जी का, 1930 का केस है, कलकत्ता हाई कोर्ट का। और इसमें बताया गया कि सजीव व्यक्ति के समान मूर्ति के साथ व्यवहार किया जाता है, अतः मूर्ति अपने नाम से क्या ला सकती है, मुकदमा। दूसरा केस आया प्रमथ नाथ मलिक, ये ज़्यादा पूछा जाता है। प्रमथ नाथ मलिक बनाम प्रमथ नाथ मलिक, आपका प्रीवी काउंसिल का केस है। इसमें बताया गया कि देव प्रतिमा अपने नाम से वाद लाने का क्या रखती है, अधिकार। और लास्ट जो केस है आपका विद्यापूर्ण तीर्थ स्वामी, ये भी पूछा गया है। विद्या विद्या पूर्ण तीर्थ स्वामी, इसमें भी कहा गया कि देव प्रतिमा आपका विधिक व्यक्तित्व रखती है। इस केस में एक अलग जाकर पूछ सकता है कि देव प्रतिमा विधिक व्यक्ति में सबसे प्राचीन है, आपका किस केस में कहा गया। तो ये जो लास्ट केस है कौन सा, विद्यापूर्ण तीर्थ स्वामी, इसी में कहा गया। तो रेस्ट ले लीजिए भाई, समय भी हो गया। विद्यापूर्ण तीर्थ स्वामी का केस है, इसमें सबसे प्राचीन व्यक्ति है मूर्ति। तो रेस्ट ले लीजिए, तब आपका फिर CPC पढ़ाते हैं भाई। इसको कल एक दिन और लगेगा लीगल पर्सनालिटी में। इधर 3-4 चैप्टर हैं भाई, अच्छे से पढ़ाया जाए, गलती इधर से ही हो रही है। तो 3-4 दिन थोड़ा धैर्य रखिए ताकि अच्छे से ये चैप्टर क्या हो, 3-4 चल जाए, भले 2 दिन लग जाए, क्योंकि गलती इधर से ही लोग करके आ रहे हैं।